50-100 अब 150 के ऊपर बात आ गई है। हमारे बाबर आजम की 150 रन मारना शुरू हो गया। क्या बेहतरीन एशिया कप का स्टार्ट इससे बेहतर नहीं हो सकता था जो कि पाकिस्तान ने लिया है, जो कि नेपाल के खिलाफ लिया, लेकिन फिर भी यही डोमिनेंस चाहिए थी। इसकी वजह से कुछ टीम्स पर अच्छा खासा प्रेशर आया होगा। मेरा ख्याल में 2 सितंबर का जो मैच है उसके लिए एक मैसेज चला गया है। मैं कोई बड़ी बात नहीं करता हूं, ना ही मुझे कुछ और किस्म के क्लेम्स करने के, लेकिन इस वक्त जो ये पिछले कुछ 1-2 हफ्ते से जिस किस्म की परफॉर्मेंसेज हो रही है, मेरा ख्याल में इंडिया के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर आया होगा। स्पेशली जो रैंकिंग के अंदर नंबर 1 के ऊपर आ गए पाकिस्तान के अंदर। जो भी बंदा कहे कि ये नहीं किया, वो नहीं किया, कुछ ये अचीव नहीं किया, वो अचीव नहीं किया, जो भी हो, बात तो कहीं ना कहीं रैंकिंग के ऊपर आई जाती है। अगर रैंकिंग के अंदर नंबर 1 के ऊपर आए हुए हैं तो आपको खेलते हुए ये तो होता है कि चलिए ये जिस फॉर्मेट के अंदर नंबर 1 टीम है जिसके साथ मैच कर रहे हैं तो प्रेशर तो आता है उसका। खैर जो भी ब्रिलियंट परफॉर्मेंसेस हुई उसके बारे में तो हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर, लेकिन पहले हम ये बात करें कि नेपाल ने बड़ी ही अच्छी क्रिकेट दिखाई थी। बिट्स एंड पीसेस के अंदर आके ये उनको मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि उन्होंने शुरू में स्केयर तो एक दे दिया था। इमामुल हक का शुरू में एक कैच ड्रॉप हो गया था जो कि लेना चाहिए था, तो फिर इमामुल हक ने भी ये कहा गया है, देखो स्पिरिट ऑफ द गेम यही होती है, मैं लानत भेजता हूँ स्कोर के ऊपर जो मैं कर रहा हूँ। उसने भी फिर बाद में अपने आप को आउट करवाया। उसका क्या, मैं कुछ चाहता ही नहीं इनिंग्स जिसके अंदर मुझे जो खैराती रन मिले जाएं, तो वहां पर भी वो आउट हो गया था। ओपनर्स हमारे चले गए थे, कहीं ना कहीं एक स्टेज आ गई थी 100 के ऊपर हमें कोई 4 आउट थे। बाबर का भी एक कैच ड्रॉप हो गया था उस वक्त, तो माहौल कुछ और ही हो रहा था। 150 के ऊपर 5 एक आउट हुए थे हमारे। खैर ये जो हरकत की है ना इमाम ने, ये होती स्पिरिट ऑफ द गेम। यहाँ पर जो है मानकंड और वो सब चीजें होनी, इमाम ने कहा भाई मैं जो अपनी विकेट दे दूंगा। दूसरी तरफ जो है वो फखर का भी कोई इसी तरह सीन हुआ था। फखर जो है वो अच्छी टच के अंदर लग रहा था। आई नो कि इस वक्त लोग जो है बड़ी बातें करना शुरू कर देंगे कि भाई इसको ड्रॉप करो, ये करो, वो करो। हाँ ठीक है, सबसे जो मेरे ख्याल में हल्की फॉर्म जा रही है पिछले कुछ अरसे से वो फखर की जा रही है, लेकिन मेरा ख्याल में फखर को बिल्कुल भी राइट ऑफ नहीं कर सकते। बहुत ही जबरदस्त ओडीआई का बिल्कुल परफेक्ट बैटर है और मुझे लग रहा है कि इसकी फॉर्म कहीं ना कहीं वापस आएगी अगले कुछ मैचेस में ही। ये जो है ना ये सबको चुप करा देगा फिर। और आज भी कुछ थोड़ा टच में लग रहा था लेकिन बेचारा आउट हो गया। खैर वैसे अगर देखा जाए तो पूरी जो इनिंग्स थी उसके अंदर कोई डिफरेंस रहा है ना तो वो बाबर आजम ही रहा है। मतलब बाबर आजम और रिजवान की जो पार्टनरशिप हुई थी उसकी वजह से भी स्टेबिलिटी आ गई थी। अदरवाइज हम लोग फिर स्ट्रगल कर रहे थे। टॉप ऑर्डर जो है वो एक दफा फिर ये बड़ा अच्छा उनके लिए वेकअप कॉल भी आ गया हमारे टॉप ऑर्डर के लिए, लेकिन बाबर आजम ही डिफरेंस रहा है। उसके बाद जो रिजवान भी था उसके बाद 40 के ऊपर आकर जिस किस्म का वो रन आउट हुआ यार, मतलब पापा की परी बने हुए, हवा के अंदर बैट भी, हवा के अंदर टांगे भी हैं यार, किधर उड़ते हुए जा रहे हो तुम। तो बिल्कुल स्कूल बॉयज वाली एरर है जो कि उन्होंने की है क्रिकेट के अंदर आके। इस लेवल के ऊपर आके अच्छा खेल रहा था लेकिन वो आउट हो गया, हुई बड़ा डिस्करेजिंग था। पहले 4 में से 2 रन आउट्स हुए जो कि बड़ा अलार्मिंग है। ये कोई अच्छी बात नहीं है कि 2 रन आउट्स हुए। इमाम भी जो है वो रन आउट हुआ था और रिजवान भी रन आउट हुआ था और सुसाइडल किस्म के थे। इमाम ने तो मेरे ख्याल में बहुत ही ज्यादा जो है वो उसको जो उसके पास बॉल जा रही थी उसी को अंडरएस्टिमेट कर दिया, तो इसकी किधर डायरेक्ट थ्रो लगी कि मुझे लग गई तो मैं चुप करके चला गया बाहर। तो खैर नेपाल जैसी जो ये जो इस किस्म की जो नेशन है ना उनसे 15-20 मिनट में आपको पता चल रहा था कि यार ये किस नस्ल की कौम है। तो बड़ी अच्छी वाइब्स आई मुझे नेपाल से, बहुत ही स्वीट किस्म के। उनके बहुत ज्यादा क्राउड भी आया हुआ था पाकिस्तान के अंदर जो कि नेपाल से आए हुए थे, तो वी वेलकम देम। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग ट्रैवल करके यहाँ पे खुशामदीद हम कहते हैं। आई होप कि आप लोग का स्टे अच्छा रहा होगा। मुल्तान के अंदर मैचेस हो रहे हैं, बहुत से लोग जो है इसके ऊपर भी बहुत परेशान थे, नाराज भी थे कि भाई स्टेडियम पूरा खाली था। इन्होंने भी पहले तो मैं जो हमारी ओपनिंग सेरेमनी थी उसके ऊपर एक खातून भी आई थी नेपाल से, जिसकी वजह से नेपाल मुझे थोड़ा और ज्यादा अच्छा लगना शुरू हो गया। कहीं ना कहीं ठरकी तो मैं भी हूं तो वो चीज कहीं ना कहीं बाहर आ जाती है क्रिकेट में देखते हुए, इससे भी शायद मुझे नेपाली लोग जो है पसंद आना शुरू हो गया। लेकिन जो भी हो वो जो कैमरा वगैरह सेट करते हैं, जो आप स्टेज सेट कर रहे होते हैं, आपको भी थोड़ा सा देखना चाहिए यार कि कहाँ से आप शूट कर रहे हैं। मतलब जिधर से आप शूट कर रहे हैं पीछे सारी एम्प्टी कुर्सियां नजर आ रही हैं यार, कोई और एंगल वैंगल बना दो या पीछे कम से कम कोई वो बोर्ड शोर्ड ही लगा दो जिधर से आप शूट कर रहे हो। इतना बुरा लग रहा था। लेकिन मैं ये भी बता दूं कि मुल्तान का शहर जो है पाकिस्तान के अंदर मेरे ख्याल में गर्म तरीन शहरों में होता है। ऊपर से गर्मी का मौसम भी है और दोपहर के वक्त 2 बजे वक्त कौन पागल आएगा, जो भी आएगा ना उसके अपने अंडे जो है उबल जाएंगे, इतनी गर्मी चल रही होती है। तो ये कोई आसान काम तो नहीं होता। अभी भी आप देखें तो धूप के अंदर जो सीटें थी उसके ऊपर कोई नहीं बैठा हुआ था, लोग सिर्फ छांव के अंदर ही बैठे हुए थे। शाम तक फुल हो गया था लेकिन शाम तक मैच भी खत्म हो गया था। बाबर ने भी जो करना था पहले कर लिया था, तो पूरा वन साइडेड ही हो रहा था मैच। लेकिन जो मुझे एक प्रॉब्लम है वो ये है कि कोई खास हाइप हमने बनाई भी नहीं थी भाई। ये एशिया कप शुरू हो रहा है, मुझे पाकिस्तान में कहीं कुछ खास हाई फाइव नजर नहीं आती। ब्रांड्स पता नहीं सोए में यार, कुछ बिल बोर्ड्स वगैरह लगा दो, कुछ थोड़ी सी टीवीसीज वगैरह चलनी चाहिए, कुछ शोर होना चाहिए। वर्ल्ड कप से ज्यादा, ये मेरी बात आप नोट कर लें, वर्ल्ड कप से ज्यादा जो है ना इसके अंदर एंगेजमेंट बनी हुई होती है एशिया कप के अंदर। लेकिन हमारे माशाल्लाह मार्केटिंग के भी जो जीनियसेस हैं उनको भी ये चीजें समझ नहीं आती हैं। वो भी उनको ज्यादा कोई ना कहीं वर्ल्ड कप फिर भी लग जाएगा कि वर्ल्ड कप बहुत बड़ा इवेंट होता है। लेकिन ये जो है ना ये जितने ये जो बॉर्डर्स मिली हुई हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सब, ये आप इनकी हिस्ट्री उठा के देख लेना,
मेरा ख्याल में पिछले 700 साल से एक दूसरे को मार रहे हैं, कत्लो गारत खून हुआ भाई। इसी वजह से तो ये पूरा रीजन जो इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि ये आपस में ही लड़ रहे होते हैं। तो वो जो लड़ाई है ना, वो ही राइवलरी को आपने कैश करना होता है, और वो आपको ग्राउंड में नजर भी आई। खाली पाकिस्तान इंडिया की राइवलरी नहीं है, पाकिस्तान अफगानिस्तान की भी अब शुरू हो गई है। दूसरी तरफ वो बांग्लादेश और श्रीलंका की आप देखें तो चल रही होती है, इंडिया श्रीलंका की भी अच्छी खासी होती है। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं ये मतलब इसके ऊपर ही ब्रांड्स को और बिजनेसेस को जो है वो कैश करना चाहिए। लेकिन ये और बात है कि हमारे बहुत ही ज़्यादा सियाने लोग हैं, उस तरह की हाइप नहीं क्रिएट हुई जिस तरह की होनी चाहिए थी एशिया कप की। आई एम श्योर कि इंडिया में बहुत ज़्यादा हुई भी होगी, लेकिन पाकिस्तान में बहुत ही हल्की हालत। ऊपर से 15 साल के बाद यहाँ पर अगर इस तरह ट्राई नेशन सीरीज जो है मतलब हो रही है, तो इसकी तो हाइप होनी चाहिए, लेकिन उस तरह हाइप मुझे नजर नहीं है। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। छोड़ो भाई यार, बाकी सब चीज़ें दफा करो, किसके बारे में हम बात करेंगे। बात असल में होनी चाहिए बाबर आजम की, जिसने 150 रन बना दी। 19 सेंचुरीज होगी मेरे दोस्त के, सिर्फ एक बंदा ऊपर रह गया पाकिस्तान की तरफ से जिसने ज्यादा सेंचुरीज बनाई हैं, और वो हमारा दोस्त सईद अनवर है। उस तक भी ये पहुंच गया, मेरे ख्याल में उसकी आधी से भी कम इनिंग्स के अंदर ये 19 के ऊपर पहुंचा। लोग कह रहे होते हैं कि भाई वो एरा दूसरा था, ये था वो था। भाई ये भी तो देखो ना कि ये एरे में भी जो है ये कोई नॉर्मल चीज तो नहीं है, उतने मैचेस भी इसने नहीं खेले हुए। जैसा कि मैं कोहली के बारे में भी ये कहता हूं, तो लोग कहते हैं यार उस वक्त जो सचिन वगैरह ने बॉलिंग थी, बिल्कुल आई कंप्लीटली एग्री कि वो ज्यादा बेहतर बैट्समैन थे, लेकिन इसमें कोहली का तो कोई कसूर नहीं है। उसको तो जो बॉलर मिल रहे हैं वो नहीं पे मार रहा है। तो ये सब रूल सब बैटर्स के लिए ना जो इस वक्त खेल रहे हैं उनके साथ कंपेयर कर लो। बाकी फिर क्यों नहीं पहुंच रहे कोहली तक, उसी तरह बाबर के साथ बाकी क्यों नहीं फिर पहुंच रहे उनकी। तो खैर रोने लगे रहेंगे लोग, जो है वो हेटर्स कोई ना कोई रीजन बना के करते रहते हैं, लेकिन ये बिल्कुल ही बकवास किस्म की डिबेट है। हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है, हर टीम जो है वो छोटी टीम के साथ भी खेल रही है, हर टीम जो है बड़ी टीम के साथ भी खेल रही है। हर किसी की वही रूल्स हैं जिनके अंदर वो खेल रहे हैं। हाँ, कुछ बैटिंग कंडीशन और इस किस्म की चीजें हो जाती हैं, बट स्टिल और भी प्लेयर्स होते हैं, उसी टीम के अंदर और प्लेयर्स होते हैं जिनको भी वही सारी फैसिलिटीज और वही सारी अपॉर्चुनिटीज मिल रही होती है। कोई कैश नहीं कर सकता। ऊपर साथ बड़े जबरदस्त एक स्टैट भी टीवी के ऊपर दिखा रहे थे, जिसके अंदर बाबर आजम की स्ट्राइक रेट के बारे में बता रहे थे कि 50 मारने के बाद जो है उसकी स्ट्राइक रेट किधर पहुंच जाती है, 100 से ऊपर चली जाती है। और वो बिल्कुल ये देखो ना, एक गेम प्लान भी होता है। हमारे बहुत से जो आवाम है ना, उन्होंने 2017-18 से क्रिकेट देखना शुरू की है, और वो भी T20 की वजह से देखना शुरू किया, जिसके अंदर हर बॉल पे छक्का बजी, 7 बॉलों तक कोई चौका नहीं लगा तो उनकी दिल खराब होना शुरू होता है। भाई ओडीआई दूसरा फॉर्मेट है, किसी वजह से ये ओडीआई के अंदर नंबर 1 है, किसी वजह से ये टीम ओडीआई के अंदर नंबर 1 है, क्योंकि इसके अंदर किसी और तरह खेलना पड़ता है। ना टेस्ट की तरह खेलना होता है, ना ही T20 की तरह खेलना होता है, बीच की होती है। बल्कि मैं कोहली का ये भी पिछले दिनों एक गाना हुआ था जिसके अंदर वो यही कह रहा था कि ओडीआई क्रिकेट जो है वो सबसे कंप्लीट क्रिकेट है, क्योंकि इसके अंदर दोनों का मिक्सचर रहना है। कंप्लीटली एग्री, ऐसा ही है, क्योंकि बीच में ऐसी भी इनिंग्स आ रही थी जब आपको बिल्कुल T20 की तरह खेलना पड़ता है, वरना आपको टेस्ट की तरह भी खेलना पड़ता है। और बिल्कुल टेस्ट भी नहीं बना सकते आप, क्योंकि आपको पता है कि भाई लिमिटेड ओवर्स हैं। तो ये एक बड़ा ही एक जबरदस्त किस्म का इम्तजाज बना हुआ होता है। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि लोगों का मिजाज ही वही है। लोग अभी 2017 से ही ये देखने के लिए आए हैं, और T20 देख देख के उनको समझ नहीं आती कि ये कौन सा फॉर्मेट और ये किस किस्म की इनिंग्स है। तो इनिंग्स इसके अंदर यही होनी चाहिए कि 50 तक जो है वो आप स्लो जाए, और फिर उसके बाद ऐसे जाएं, और फिर क्या कोई इनिंग्स खेल ली इसने, मार मार के छक्के 150 तक गया। ये मैं हमें कोई 130-140 की स्ट्राइक रेट के ऊपर ये कर रहा था 50 के बाद स्कोर। और दूसरी तरफ जो मेरे दोस्त ने यार इनिंग्स खेली है ना, मेरे दोस्त इफ्तिखार ने जो सेंचुरी मारी है, मेरे ख्याल में पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर ये दूसरा बंदा है जो नंबर 6 के ऊपर आके 100 मार के गया है। नंबर 6 के ऊपर बैटिंग करने के लिए आप आ रहे हो और तब आप 100 मार देंगे, कोई छोटी बात नहीं होती। अब आप गैस करेंगे इससे पहले किसने नंबर 6 के ऊपर आके पाकिस्तान के लिए 100 मारी हुई, और वो है मेरा दोस्त अक्कू, मेरा दोस्त। यार मैं भूल ही गया था, तुम लोगों ने कभी याद ही नहीं कराया। अक्कू मेरा दोस्त जो दोबारा आजकल न्यूज़ में आया था, सारा दुखी किस्म की रीजंस की वजह से आया हुआ था। अल्लाह उसके लिए आसानियां पैदा करे। लेकिन मेरे अक्कू दोस्त जो था उसने लास्ट टाइम नंबर 6 के ऊपर आके पाकिस्तान के लिए सेंचुरी मारी थी। ये जो 6 नंबर के ऊपर आते हैं ना, वो अगर अच्छी स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहे हो 60-70 रन जो है वो बड़े स्कोर होते हैं, नॉट आउट चले जाते हैं बेचारे, उनके पास इतनी बॉलिंग ही नहीं होती। और दूसरी बात इनका रोल क्या होता है। इफ्तिखार ने अपने रोल को बिल्कुल नहीं भूला, जिस रोल के लिए वो आया हुआ है, जिस पोजीशन के ऊपर आया है उसने उसी तरह की खेली। बहुत से लोग कहेंगे कि जी बाबर आजम ने स्लो खेली थी, इसने भी तो तेज कर दी ना। भाई ये नंबर 6 के ऊपर आया, बाबर नंबर 3 के ऊपर आया, उसका और रोल है, इसका और रोल है। तो वो जो अपने रोल के हिसाब से खेलते रहे दोनों, बाबर ने वो इनिंग्स खेली है और इफ्तिखार ने जो खेली है ना, बिल्कुल सेल्फलेस, बिल्कुल टीम प्लान था कि जी इस तरह मैंने जाना है, ये रन रेट मैंने रखनी है, भावे आउट हो जाए। 40s में भी उसी तरह खेल रहा है, 90s में भी उसी तरह खेला है। कमाल, सबसे बेहतरीन इनिंग्स जो मुझे लगी है ना वो इफ्तिखार की ही लगी। खैर बाद में जब बॉलिंग भी हो रही थी तो उसके अंदर भी शाहीन भाई जो है उन्होंने आके पहले ओवर के अंदर 2 आउट के लिए थोड़ी सी हल्की बॉलिंग हो रही थी, लेग स्टंप से बाहर ही जा रही थी, थोड़े से लकी भी हो गए थे, लेकिन फिर भी बॉलिंग तो बॉलिंग है। उन्होंने बल्कि वो जो इन स्विंगिंग जो कराता है वो उसने कराई। सबको पता होता है कि बॉल किस तरह आनी है और क्या होना है, लेकिन फिर भी हो जाता है हर दफा। और उसके ऊपर मासूम ने जो है वो रिव्यू भी ले लिया था, जो कि बड़ी बुरी तरह से उसके मुंह के ऊपर ही पड़ा। खैर जो भी हो,
बाद में मेरे ख्याल में शाहीन जो है वो बाहर भी चला गया था, उसको कोई थोड़ा बहुत मसला वसला हो गया था, डॉक्टर के साथ खड़ा हुआ था। आई होप कि कोई सीरियस मसला नहीं है। मेरा ख्याल में हारिस रऊफ भी बाहर गया था और ये बाद में आके शायद फील्डिंग भी कर रहा था, मुझे नहीं पता। अगर आप लोगों को पता नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं कि भाई कोई इंजरी विंजरी का स्केयर तो नहीं है यार। अभी कुछ दिनों के बाद इंडिया के साथ मैच है, वो तो सबसे बड़ा हमारा जो एक आइटम है जिससे हम उसको डरा रहे हैं, वो तो बहू होता है ना कि बहू आ जाएगा, बच्चों के साथ डराते हैं, वो शाहीन ही है। खैर जो मैं सबसे ज़्यादा खुश हूँ वो इस बात पर खुश हूँ कि शादाब मेरा दोस्त जो है वो वापस फॉर्म के अंदर आ रहा है, फिर 4 विकेटें लेके चला गया यार। ये एक बहुत बड़ा मिसिंग लिंक था, पिछले बड़े अरसे से ये अच्छी फॉर्म में नहीं था। बैटिंग फिर भी चल रहा था, बॉलिंग में बहुत ही हल्की बॉल शॉल हो रही थी, कोई रिदम में नहीं आया हुआ था। और ये जो रिदम में आया ना, ये सबसे बड़ा मिसिंग लिंक था जो हमारा ओडीआई टीम के अंदर था। कॉन्फिडेंट आदमी है, दिमाग भी यूज़ करता है और ज़बरदस्त ऑलराउंडर भी है। मैं सबसे ज़्यादा खुश इसी बात पे हूँ कि शेडी मेरा दोस्त जो है वो वापस फॉर्म के अंदर आया हुआ है और उसका रिदम वापस आया। खैर आप सबको बहुत ज़्यादा मुबारकबाद हो क्योंकि मिकी आर्थर भी नजर आए हैं, वो हमारे माशाल्लाह कोच वापस आ चुके हैं। पिछले भी 1-2 मैचेस में अफगानिस्तान वाले में वो आए थे, उसी के अंदर हमारी हालत भी ख़राब हुई थी जब वो आए थे। वो अपना अब शुक्र चेहरा उन्होंने दिखाया तो टीम की जो है वो पुरानी वाली हालतें शुरू हुई थी, लेकिन अभी फिर रिकवर कर दिए। तो बहुत मुबारक हो, हमारे कोच जो है वो अब टीम के साथ आ गए। मैंने पिछले 1-1.5 साल से तो बस जूम पे ही मीटिंग हो रही थी। उधर अश्विन जो है बड़ी ट्वीट की बाबर के बारे में। जब नेपाल ने पहले 2 आउट कर लिए थे हमारे, तो उस वक्त उसने ये कहा था कि बाबर आजम की विकेट है जो कि लेके जानी पड़ेगी, और बिल्कुल सही बात की थी उसने। और उसके बाद फिर जब बाबर ने 100 भी मारी है तो उसने ट्वीट की। बंदा तो फिर पढ़ा लिखा है ना, पढ़ा लिखा आदमी जो है वो कहीं ना कहीं पता ही चल रहा था कि पढ़ी लिखी बात ही करता है, और शीप मेंटालिटी नहीं होती कि बस थ्रू आउट जो है गालियां देते रहो, बस वो बुरा है तो हर चीज़ में बुरा है, बस वो अच्छा है तो हर चीज़ में अच्छा है, ये सच्चा है वो झूठा है। पढ़ा लिखा आदमी, पता चल रहा था कि एक्सपोजर भी हुआ है। बहुत से इंडियन और पाकिस्तानी क्रिकेटर्स हैं जो माशाल्लाह कभी स्कूल तो नहीं गए, वो कहते तो यही है कि हमें ज़रूरत नहीं है। और बहुत से आजकल आपके जो है ना वो मोटिवेशन स्पीकर भी आए होते हैं जो कह रहे होते हैं कि स्कूल जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, फलाने करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो बिल्कुल बकवास बातें हैं, कुछ सुनने की ज़रूरत नहीं है। आप कहीं ना कहीं जो है ना पता चल रहा था कि आप पढ़े लिखे आदमी से बात कर रहे हैं या आप किसी जाहिल से बात कर रहे हैं। स्पेशली जो नौकरियों के खिलाफ होते हैं ना, मैं भी कोई नौकरी शौकरी के हक में नहीं हूँ, लेकिन फिर भी कम से कम 3 साल नौकरी जरूर करनी चाहिए ताकि आपको पता चल जाए कि इंसान ने बात किस तरह करनी है, क्लाइंट से किस तरह बात करनी है, ऑर्डर्स लेना किस तरह होते हैं, किस तरह आपने जो ना अपनी ईगो को दबा के जो है काम करना पड़ता है। तो बड़ा जरूरी है ये सब चीजें। जो लोग भी आपको ये पट्टियां जो पढ़ा रहे हैं ना उन पर भेजो लानत और लगे रहो जिस काम के ऊपर हो। ये सिर्फ अभी का एक बुलबुला है, वो चंद व्यूज के लिए और उसके लिए कर लेते हैं। और उस तरह बड़े लोग जो है वो आपको कह देंगे, जाहिल लोग जी मैं बड़ा करोड़पति बन गया स्कूल ना जाके, तो उस तरह बहुत ज्यादा जाहिल हैं जो कि मर भी रहे हैं भूख के मारे। बहुत से पढ़े लिखे लोग भी हैं जो कि करोड़पति बने हुए हैं, तो उनसे भी कभी बात कर लिया करें। प्रॉब्लम सिर्फ ये होता है ना कि जो बंदा जिसके अंदर जो अंदर से बिल्कुल हल्का होता है ना, वही चीख चीख के बोल रहा होता है। वो कहते हैं ना वो जो खाली बर्तन होता है वो सबसे ज्यादा शोर मचा रहा होता है, पानी जितना गहरा होता है उतना ही खामोश होता है। तो जो चुप बैठे हैं खामोश बैठे हैं ना, वो तो आगे आएंगे नहीं। ये मोटिवेशन स्पीकर बन के आगे आए हुए उतर बोल रहे होते हैं। मुझे भी कोई शौक नहीं है, ना स्कूल का शौक है ना नौकरियों का शौक है, लेकिन मैं कभी भी इन चीज़ों को डिस्करेज नहीं करता क्योंकि लर्निंग होती है। अल्लाह ताला ने सारा निज़ाम बनाया ही हमारे लिए, कहीं ना कहीं आपको इस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। तो पढ़ा लिखा क्रिकेटर और अनपढ़ क्रिकेटर में जमीन आसमान का फर्क आपको नजर आएगा। खैर बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको कि यार हमारी टीम ने बेहतरीन डोमिनेंस के साथ परफॉर्मेंस दे दी है। अब अगले मेरे ख्याल में मैचेस वगैरह हम तो निकल जाएंगे यहाँ से, श्रीलंका में जाएंगे, एक मैच के लिए यहाँ पे आए और फिर उड़ के वापस चले गए। खैर ये भी है कि मुल्तान का मौसम उसी तरह ही जैसे श्रीलंका के अंदर था, तो वो भी एक अच्छी बात होगी कि थोड़ा सा यूज टू हो गया। आगा सलमान के ऊपर थोड़े से कंसर्न्स हैं, सऊद शकील को मेरे ख्याल में आज टीम में रख सकते थे, बट चलो देखते हैं कि क्या होता है। ओवरऑल एक सॉलिड टीम तो नज़र आ रही है एंड आई होप कि नेक्स्ट मैच जो होगा और स्पेशली जो इंडिया वाला मैच है हमारा, इतना बड़ा मैच है, तो उसके अंदर हमको बेहतरीन परफॉर्मेंस देंगे और अच्छा कॉन्टेस्ट देखने को मिलेगा। मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। आप लोग ये नीचे घंटी जरूर दबा देंगे, अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर दें क्योंकि एल्गोरिथम तभी आपको रिकमेंड करेगा वीडियोस हर मैच के बाद मिलेंगे आप लोगों से। पूरा एशिया कप अब शुरू होने लगा है, आगे वर्ल्ड कप भी आ रहा है, बहुत ही बिजी माहौल होने लगा है। मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।